नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो किताब है जोश से ही सारा फर्क पड़ता है। इसके लेखक हैं डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील और इसके अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित, क्योंकि ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई थी। अंग्रेज़ी में इस किताब का शीर्षक था एंथुसियाज्म मेक्स द डिफरेंस। इस किताब के प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने ऐसे कई अनुवाद छापे हैं। अंग्रेज़ी के जो बेस्ट सेलर्स होती हैं किताबें, जो बहुत बिकती हैं विश्व भर में, उनका हिंदी अनुवाद मंजुल पब्लिशिंग ने काफ़ी करवाया है। और मेरे ख्याल से अभी और प्रकाशक भी आ गए हैं मार्केट में जिनकी किताबें उपलब्ध हैं हिंदी में। खासकर ये जो बेस्ट सेलर्स होती हैं, जो अक्सर सेल्फ हेल्प किताबें मानी जाती हैं, यानी वे सिखाती हैं कि समस्याओं को कैसे हल किया जाए, मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए, सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जाए और धन कैसे अधिक कमाया जाए, आमदनी अपनी कैसी बढ़ाई जाए, पैसे का सही प्रबंधन कैसे किया जाए, मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो ऐसे कई विषयों पर किताबें छापी जा रही हैं, अनुवाद छापे जा रहे हैं। तो आप भी ऐसी किताबों को ख़रीद कर उनका लाभ उठा सकते हैं। मैंने ये किताब मेरे ख्याल से फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ख़रीदी थी, तो अमेज़ॉन या फ़्लिपकार्ट पे आपको ये किताब मिल जाएगी। तो आइए अब मैं कुछ अंश पढ़ता हूँ इसके। जोश चमत्कार करने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए एक सुदृढ़ और कार्यकारी जीवन दर्शन यानी फ़िलॉसफ़ी होना चाहिए। मुझे यकीन है कि समस्याओं को आमतौर पर बुरा माना जाता है और उनसे बचने की हर संभव कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि समस्याओं के प्रति ज़्यादातर लोगों का यही दृष्टिकोण होता है। लेकिन क्या समस्या वाकई बुरी चीज़ है, या इसके विपरीत क्या यह बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो सकती? क्या समस्या अच्छी हो सकती है? ये सवाल है। आइए मैं इस सवाल का जवाब एक घटना सुनाकर देता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में 5th एवेन्यू में मैंने जॉर्ज नामक दोस्त को अपने करीब आते देखा। जॉर्ज के उदास और निराश चेहरे से मुझे पता चल गया कि वह ज़िंदगी के उल्लास और आनंद से भरपूर नहीं था। उसकी स्पष्ट निराशा ने मेरी सहानुभूति जगा दी, इसलिए मैं पूछ बैठा, कैसे हो जॉर्ज? यह सवाल तो सामान्य था, लेकिन इसे पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जॉर्ज ने मेरी बात को गंभीरता से ले लिया, एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। 15 मिनट तक वह पूरे विस्तार से मुझे बताता रहा कि वह कितना बुरा महसूस कर रहा है, और उसने जितनी ज़्यादा बात की मुझे उतना ही बुरा लगा। मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, लेकिन जॉर्ज, दिक्कत क्या है? अगर संभव हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। उसने जवाब दिया, ओ, समस्याओं की दिक्कत है। ज़िंदगी और कुछ नहीं, समस्याओं का अंबार बनकर रह गई है। अब मैं भर पाया। मैं समस्याओं से तंग आ चुका हूँ। जॉर्ज इस मामले में इतना ज़्यादा परेशान था कि वह भूल ही गया कि वह किससे बात कर रहा था। यानी वो भूल गया कि वो पादरी से बात कर रहा है। यानी अमेरिका में भी ये शिष्टाचार है कि जब आप पादरी से बात करें तो बहुत ही सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, अपनी ज़बान पर काबू रखें। पर ये भूल गया कि ये इंसान पादरी से बात कर रहा है। वह अपनी समस्याओं के बारे में ऐसे अपशब्द बोलता रहा जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझ गया। उसकी संप्रेषण शक्ति अच्छी थी। मैंने पूछा, जॉर्ज, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इन समस्याओं से मुझे मुक्ति दिला दो। यानी जॉर्ज कह रहे हैं, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे मुक्ति दिला दोगे तो मैं तुम्हें इस काम के लिए $1000 दूंगा। देखिए, मैं इतना सुनहरा प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकता था? मैंने इस बारे में सोच विचार करके एक समाधान खोज निकाला जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, लेकिन जॉर्ज को वह पसंद नहीं आया। मुझे अब भी $1000 कमाने की कोशिश करनी थी। मैंने पूछा, तो जॉर्ज, तुम समस्याओं से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हो, है ना? उसने आतुरता से जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं बताता हूँ कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। कुछ वक्त पहले मैं काम के सिलसिले में एक जगह गया था और मुझे बताया गया था कि वहाँ पर 1 लाख लोग हैं, लेकिन उनमें से एक को भी कोई समस्या नहीं है। यानी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ लाखों लोग हैं, पर उन लाखों लोगों में किसी को भी एक भी समस्या नहीं है। पहली बार जोश से उसकी आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा भी। वाह,
मुझे वही जगह चाहिए, मुझे उसी जगह ले चलो। ठीक है, ले चलता हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वह जगह पसंद आएगी। अब वो कौन सी जगह वो बता रहे हैं, वह वुडलॉन का कब्रिस्तान है। जाहिर है किसी भी कब्रिस्तान में कोई समस्या नहीं होती। वहाँ लेटे लोगों के लिए जीवन की आपाधापी खत्म हो चुकी है। वे अपनी मेहनत के बाद आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। यानी समस्या अगर है तो इसका मतलब हम जिंदा हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक समस्याएं रहेंगी। समस्याएं ज़िंदगी की निशानी हैं। आपके पास जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, संभवतः आप उतने ही ज़्यादा जीवंत हैं। जिस आदमी के पास 10 बड़ी समस्याएं हैं, वह उस उदासीन व्यक्ति से 2 गुना जिंदा है जिसके पास सिर्फ 5 समस्याएं हैं। और अगर आपके पास एक भी समस्या नहीं है तो मैं आपको चेतावनी दे दूं, आप गंभीर खतरे में हैं, आप बाहर निकलने की कगार पर हैं, मतलब मृत्यु करीब है। समस्याएं जितनी ज़्यादा हैं उतनी ही ज़्यादा जीवन की शक्ति हमारे अंदर है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ईश्वर से प्रार्थना करना है, ईश्वर क्या अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ समस्याएं दे दें। यानी कितनी बढ़िया प्रार्थना है। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमसे समस्या को दूर कर दे, इस मुश्किल को हटा दे मेरे जीवन से। पर ये ज़बरदस्त प्रार्थना देखिए, ईश्वर क्या अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ समस्याएं दे दें। तो आइए अब कुछ चर्चा करते हैं इन पंक्तियों पर। तो पहली बात ये जानने की है कि जब तक हम जिंदा हैं समस्याएं जीवन में रहेंगी, और समस्याएं ज़िंदगी की निशानी हैं। तो जितनी ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने हैं उतना ही हम ये समझें कि हमारे अंदर जीवनी शक्ति है, या ईश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जीवनी शक्ति का प्रयोग करके उन समस्याओं को सुलझाएं। अगर आप इस संसार को देखेंगे तो ये सब जो हम सुविधाएं भोग रहे हैं या सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, वे सब समस्याओं को सुलझाने के लिए ही इन चीज़ों को बनाया गया है या उनका आविष्कार किया गया है। जैसे कि आप एयर कंडीशनर को ले लें, गर्मी की समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए इंसान ने सोच के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर बना दिया ठंडा पानी पीने के लिए। और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलाना था या फल फूल और सब्जी को सड़ने से बचाना था तो रेफ्रिजरेटर है। और भी अन्य कई प्रोडक्ट हैं। जैसे जब इंसान को लगा कि वो बहुत धीरे धीरे एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकता है या यात्रा कर सकता है, तो उसने एयरप्लेन बनाए, रेलगाड़ी बनाई, जहाज़ बनाया, पानी का जहाज़। तो ये सब आविष्कार किसी न किसी समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर समस्याएं नहीं होती तो ऐसे आविष्कार भी नहीं हुए होते। मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में एक कहावत भी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। मेरे ख्याल से यानी ज़रूरत ही जननी है हर तरह के आविष्कार की। एक IBM के डायरेक्टर हुए हैं, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 15 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले, मैंने एक किताब पढ़ी थी उनकी, IBM डायरेक्टर की। तो उन्होंने एक बात कही थी जो अभी तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि पीपल बाय प्रोडक्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी इंसान प्रोडक्ट्स खरीदते हैं समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये सारी अर्थव्यवस्था जो है, मतलब प्रोडक्ट्स का खरीदना और बेचना और सेवाओं का खरीदना और बेचना, सब किसी न किसी समस्या को हल करने के लिए है। तो अगर समस्याएं नहीं होंगी तो ये सारी अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हम नौकरी करते हैं तो अगर समस्याएं नहीं रहे तो नौकरी भी नहीं रहे, क्योंकि जो भी हम नौकरी करते हैं या जैसे कर्मचारी हैं, या मान लीजिए बिज़नेस की ओर मैं अभी आऊँगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब हम कर्मचारी के रूप में अपने कार्यालय जाते हैं तो हम कोई ना कोई समस्या को ही हल करने में आ जाते हैं। तो नौकरी जब हमें मिलती है तो हमें इसीलिए नियुक्त किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है कि हम जो समस्याएं खड़ी हैं उस कॉरपोरेशन के सामने या कंपनी के सामने, हम उनको दूर करेंगे। जैसे कि मैं एक तकनीकी लेखक हूँ, तो हमारे यहाँ समस्याएं ये रहती हैं कि हम जिस तरह से हमने प्रोडक्ट्स को बनाया है उसको हम दस्तावेज के रूप में एक बनाएं, डॉक्यूमेंट में लिखकर उन्हें प्रस्तुत करें अच्छी तरह, ताकि हम
उन्हें प्रस्तुत कर सकें एफडीए के लिए, तो एक समस्या है। इसको हल करने के लिए ही मुझे नौकरी पर रखा गया है, और इन समस्याओं को हल करने के लिए मैंने अपने अंदर जो काबिलियत को बढ़ाया है। तो ये समस्या नहीं रहती तो काबिलियत भी नहीं बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती। तो एक और चीज़ जो इसमें से निकल कर आती है वो ये है कि समस्याओं से जूझने पर ही हमारी काबिलियत और निखरती है। अगर समस्याएं नहीं रहेंगी तो फिर हमारी काबिलियत भी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने शुरुआती दौर की बात करता हूँ। जैसे मैं कॉल सेंटर में काम करता था, तो शुरुआती दौर में अंग्रेज़ी उतनी बढ़िया नहीं थी। हम कॉलेज से निकले थे, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल लेते थे, पर कई बार उच्चारण करने में गलतियाँ होती थीं और व्याकरण की भी गलतियाँ होती थीं। तो जब एहसास हुआ कि ऐसी भाषा से हम अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉल सेंटर में मैं था, तो अमेरिकन लोगों से बातचीत होती थी, ब्रिटेन के लोगों से बातचीत होती थी। तो जब एहसास हुआ कि ये समस्या है कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति या इजहार करने की जो काबिलियत है, और उसमें कमी थी। तो फिर मैंने अपने व्याकरण पर काम किया। व्याकरण की मैंने पुस्तकें खरीदी, और फिर मैं सुनने लगा अच्छे अच्छे वक्ताओं को। जैसे अंग्रेज़ी में अपनी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए मैं सुनता था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी है, और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR, जिनकी आई हैव अ ड्रीम स्पीच दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मतलब मेरे पास एक सपना है, उस भाषण का शीर्षक है। और मैं सुनता था बिली ग्रेहम को, पीटर जे डैनियल्स को, और कई जो अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं अंग्रेज़ी के, उन्हें मैं सुनता था। रे स्टेडमैन को सुनता था, और कई ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं जिन्हें मैं पहले सुनता था। फ्रेड स्मिथ को सुनता था, ज़िग ज़िगलर को सुनता था। तो इससे धीरे धीरे भाषा में मेरे थोड़ा सुधार आया। तो अगर वो समस्या नहीं आई होती सामने तो मैं अपनी काबिलियत को बढ़ाता भी नहीं। तो हर समस्या हमारे सामने जब खड़ी होती है तो हमारे एक तरह से हमारे लिए एक चैलेंज है या चुनौती है कि हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और इस समस्या से जूझें। तो इसलिए समस्याएं जब आएँ तो हमें एक तरह से देखा जाए तो प्रसन्न होना चाहिए कि एक मौका है कि हम अपने आप को और काबिल बनाएं। तो अब ये सवाल हो सकता है, मान लीजिए ये समस्या एक खड़ी हुई है कि, मान लीजिए, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, समझिए हाथ कट गया या पैर कट गया, कुछ शरीर में कुछ अंग भंग हो गया मान लीजिए, तो वो भी एक समस्या है। तो एक किस तरह की काबिलियत बढ़ाने के लिए ये समस्या आई हमारे सामने। तो यहाँ है मानसिक शक्ति का एक परीक्षण है। क्या हम इस ऐसे शरीर के प्रॉब्लम के आने पर भी, यानी शरीर में एक समस्या हो गई है, क्या उस समस्या को भी हम हंसते खेलते उसका सामना कर सकते हैं और अपनी मानसिक शक्ति यानी जहनी जो ताकत है, दिमाग की जो ताकत है, क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शरीर में समस्या आने पर भी हार नहीं मानी और अपनी काबिलियत को और बढ़ा दी। स्टीवन हॉकिंग जो विश्व के एक महानतम वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्हें भी एक बीमारी हो गई जिसमें उनका सारा शरीर पैरालाइज हो गया, सुन्न हो गया। तो एक मशीन के ज़रिए मेरे ख्याल से वो व्हीलचेयर को ऑपरेट करते थे, और मेरे ख्याल से वॉइस सिंथेसाइज़र या कुछ ऐसा था जिससे वो उंगली के इशारे से या कुछ ऐसी तकनीक थी जिससे अपना भाषण देते थे। तो पर उनका मस्तिष्क और शक्तिशाली हो गया। वो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है, यानी गणित के जो प्रश्न हैं उनको अपने दिमाग में हल करते थे। फिज़िक्स के जो भौतिकी के प्रश्न हैं उनको अपने दिमाग में ही हल करते थे। तो उनकी, मेरे ख्याल से एक कारण था, यही कारण रहा होगा कि उनकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई, क्योंकि बिना कलम और कागज़ के वो अपने दिमाग में ये सब प्रॉब्लम्स हल करते होंगे। एक है, मेरी एक थियरी है, हो सकता है गलत हो, पर शरीर में जब कुछ समस्या आती है तो हमारी मानसिक शक्ति और बढ़ जाती है। तो हर समस्या का जब हम सामना करें तो ये मान के चलें कि कोई ना कोई काबिलियत हमारे अंदर बढ़ेगी उस समस्या को जब हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए जब समस्या है तो घबराना नहीं चाहिए समस्याओं से। ये ना सोचे कि इस समस्याओं को कोई दूसरा दूर कर दे हमारे लिए, या प्रार्थना करें कि बिना कुछ प्रयत्न किए ये समस्या हमसे टल जाए। ऐसी समस्या है जो बिना किसी प्रयत्न के टल सकती है, तब तो बात अलग है। जैसे कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो कि बिना किसी प्रयत्न के ही टल जाएं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ
आंधी तूफान की या प्राकृतिक आपदा की, तो ये तो कई बार टल जाती हैं, जिसमें हमारा प्रयत्न नहीं चलता है। पर देखा जाए तो आंधी तूफान से भी बचने के लिए आदमी ने कई चीज़ें बनाई हैं। तो शेल्टर होम्स बना लेते हैं, और आजकल जो मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं जो पहले ही हमें बता देते हैं कि जैसे सुनामी आने वाली है या साइक्लोन आने वाला है, तो ये सब तो उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ही बनाए गए हैं। तो अभी और कुछ मैं थोड़ा बहुत और बात करूंगा इस पर। इसके पहले मैं एक बात और जोड़ दूं जो मैं शुरू में शायद अधूरा छोड़ दिया था। इस बात को मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आजकल अंग्रेज़ी किताबें आसानी से हिंदी में उपलब्ध हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी दर्शाता है कि हिंदी में अब अच्छे अच्छे साहित्य उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बहुत पहले ही एक कविता लिखी थी। मैं जब स्कूल में था तो एक कविता हमने पढ़ी थी स्कूल में, मातृभाषा प्रेम। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे ख्याल से पंक्ति ये है, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। तो उनका ये मानना था कि हर देश से अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, कला की बातें, शिक्षा की बातें लेकर उन्हें अपनी भाषा में प्रचार करना चाहिए, ताकि विश्व का जो साहित्य है वो हमारी भाषा में आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए जो अंग्रेज़ी किताबों का जो आजकल अनुवाद हो रहा है और उन ऐसी किताबों की छपाई हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, और एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विचार हैं उन्हीं को आगे बढ़ा रही हैं ऐसे प्रकाशक। तो अब समस्याओं के बारे में कुछ और बात करके मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। जो आखिर में जो बात नॉर्मन विंसेंट पील ने कही थी वो ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हैं या कम समस्याएं हैं, तो हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि हे ईश्वर, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है, हमें और समस्याएं दे। तो इससे क्या होगा कि जब समस्याएं आएंगी तो हम उन समस्याओं को चुनौती की तरह लेंगे। हम उन्हें ये नहीं सोचकर उनसे डर जाएंगे कि ये कहाँ से समस्या आ गई, या कंप्लेन करने लगे हैं, या मुंह बनाने लगे हैं, या मतलब अपना जोश खो दें, हिम्मत हार जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब समस्याएं आए तो ये मान के चलिए कि ये समस्या हमारे लिए काबिलियत बढ़ाने की एक परीक्षा है और एक मौका है कि हम अपने को अभी जिस स्थिति में हम हैं उससे हम अपने आप को बेहतर बना लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।